के विज्ञान का 7वां अध्याय नियंत्रण एवं समन्वय। दोस्तों, इस अध्याय में आप जानेंगे जंतु तंत्रिका तंत्र के बारे में, प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, मानव मस्तिष्क की संरचना किस प्रकार से होती है, पादपों में समन्वय और वृद्धि के कारण गति किस प्रकार होती है, और जंतुओं में हार्मोन, उनकी विशेषताएं और उनकी प्रमुख उपयोगिता क्या है, इसके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं 10वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 7 नियंत्रण एवं समन्वय। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने सजीवों में अनुरक्षण अथवा रख रखाव कार्य में संलग्न जैव प्रक्रमों के बारे में पढ़ा था और हमने इस बात पर विचार करना प्रारंभ किया था कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वो सजीव है, हम ये जानते हैं। पादपों में इस तरह की कुछ गतियां वास्तव में वृद्धि का परिणाम होती हैं। एक बीज जो है अंकुरित होता है, वृद्धि करता है और हम देख सकते हैं कुछ नए उगने वाले पौधे कुछ दिनों में गति करते हुए मृदा को एक ओर धकेल कर बाहर आ जाता है। लेकिन यदि इसकी वृद्धि रुक गई होती तो ये गतियां नहीं होती। अधिकांश जंतुओं में तथा कुछ पादप में होने वाली कुछ गतियां वृद्धि से संबंधित नहीं होती हैं। एक दौड़ती बिल्ली, झूले पर खेलते बच्चे, जुगाली करती भैंस, ये गतियां वृद्धि के कारण नहीं होती हैं। दोस्तों, दिखाई देने वाली ये जो गतियां हैं, इनको हम जीवन के साथ क्यों जोड़ते हैं? इसका एक संभावित उत्तर ये है कि हम गतियों को जीव के पर्यावरण में आए परिवर्तन की अनुक्रिया सोचते हैं। बिल्ली इसलिए दौड़ी होगी क्योंकि उसने एक चूहा देखा होगा। केवल यही नहीं, गति को सजीवों द्वारा किए गए एक ऐसे प्रयास के रूप में भी सोचते हैं जिसमें उनके पर्यावरण में हुए परिवर्तन उनके लिए लाभकारी हो। सूर्य के प्रकाश में पौधे वृद्धि करते हैं, बच्चे झूले से आनंद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, भैंस जुगाली करती है ताकि भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए और उसका भली भांति पाचन हो सके। जब तेज रोशनी हमारी आंखों पर फोकस होती है तो हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो हमें परिवर्तन का पता लग जाता है और इसकी अनुक्रिया या प्रतिक्रिया में स्वयं को बचाने के लिए हम गति करते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। यदि हम इसके बारे में और अधिक सोचें तो ऐसा प्रतीत होता है कि पर्यावरण की अनुक्रिया के प्रति ये गतियां सावधानी से नियंत्रित की जाती हैं। पर्यावरण में प्रत्येक परिवर्तन की अनुक्रिया से एक समुचित गति उत्पन्न होती है। जब हम कक्षा में अपने दोस्तों से बात करना चाहते हैं तो हम जोर से चीखने की अपेक्षा फुसफुसाते हैं। स्पष्ट रूप से कोई भी गति उस घटना पर निर्भर करती है जो इसे प्रेरित करती है। अतः इस तरह की नियंत्रित गति को पर्यावरण में भिन्न घटनाओं के अभिज्ञान से जोड़ा जाना चाहिए जो अनुक्रिया के अनुरूप गति करे। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सजीवों को उन तंत्रों का उपयोग करना चाहिए जो नियंत्रण और समन्वय का काम करते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में शरीर के संगठन के सामान्य सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए ये कहा जा सकता है कि विशिष्टीकृत ऊतक का उपयोग इस नियंत्रण और समन्वय क्रियाकलापों के लिए किया जाता है। तो कौन कौन से ऊतक या कौन कौन से भाग शरीर के जो होते हैं नियंत्रण और समन्वय में भाग लेते हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण तंत्रिका तंत्र है। तो आइए जानते हैं जंतु तंत्रिका तंत्र के बारे में। दोस्तों, जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय तंत्रिका और पेशी ऊतक के द्वारा किया जाता है और आकस्मिक परिस्थिति में हम गर्म पदार्थ को छू लें तो ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। हमें इसे पहचानने के लिए इसके अनुरूप अनुक्रिया करने की आवश्यकता होती है। हम कैसे पता लगाएं कि हम गर्म वस्तु को छू रहे हैं? हमारे पर्यावरण से सभी सूचनाओं का पता कुछ तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्टीकृत सिरों द्वारा लगाया जाता है। ये ग्राही प्रायः हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं, जैसे आंतरिक कर्ण, नाक, जिह्वा आदि। रस संवेदी ग्राही स्वाद का पता लगाते हैं जबकि घ्राण ग्राही गंध का पता लगाते हैं। यानी जो जिह्वा होती है वो स्वाद का पता लगाने में और गंध का पता लगाने में नाक जो है महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों, ये जो सूचना होती है एक तंत्रिका कोशिका के द्रुमाकृतिक सिरे से उपार्जित की जाती है और एक रासायनिक क्रिया के द्वारा एक विद्युत आवेग पैदा करती है। ये आवेग द्रुमिका से कोशिकाएं तक जाता है और तब तंत्रिकाक्ष या एक्सान में होता हुआ इसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। एक्सान के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन करता है और ये रसायन रिक्त स्थान या सिनेप्स यानी सिनेप्टिक दरार को पार करते हैं और अगली तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका में इसी तरह का विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं।
ये शरीर में तंत्रिका आवेग की मात्रा की सामान्य योजना है और इसी तरह का एक अंतर्ग्रथन सिनेप्स अंततः ऐसे आवेगों को तंत्रिका कोशिका से अन्य कोशिकाओं जैसे कि पेशी कोशिका या ग्रंथि तक ले जाता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग के संवहन में विशिष्टीकृत होता है। यहाँ पर देखिए तंत्रिका कोशिका के कुछ भाग देखिए कि कहाँ पे सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं, जिनसे होकर सूचनाएं विद्युत आवेग की तरह यात्रा करती हैं और जहां इस आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेत में किया जाता है ताकि ये आगे संचरित हो सके। यहाँ पर देखिए एक तंत्रिका पेशी तंत्रिका तंत्र को दिखाया गया है। तंत्रिका का ये अंतिम सिरा है और ये तंत्रिका का जो शरीर है द्रुमिका होती है ये सब, और ये तंत्रिकाक्ष है जहां से सूचनाएं या जो सूचना का आदान प्रदान होता है। तो किस प्रकार से तंत्रिका जो है सूचनाओं के शरीर में प्रवाह के लिए जिम्मेदार होता है। जब नाक बंद होती है तो क्या आप चीनी और भोजन का स्वाद में कोई अंतर महसूस करते हैं? यदि हाँ तो आप सोचते होंगे कि ये क्यों होता है। तो इस तरह के अंतर जानने के लिए और जब हमको जुकाम होता है तो इसी स्थिति का सामना हमको करना पड़ता है। आइए जानते हैं दोस्तों प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है और इसमें क्या होता है। दोस्तों पर्यावरण में किसी घटना की अनुक्रिया के फलस्वरूप अचानक हुई क्रिया की चर्चा करते हैं तो बहुधा प्रतिवर्त शब्द का प्रयोग करते हैं। हम कहते हैं मैं प्रतिवर्त स्वरूप बस से कूद गया, या मैंने प्रतिवर्त स्वरूप आग की लौ से अपना हाथ पीछे खींच लिया। मैं इतना भूखा था कि प्रतिवर्त स्वरूप मेरे मुंह में पानी आने लगा। इसका अभिप्राय ये है कि जो कुछ हम करते हैं उसके बारे में विचार नहीं करते हैं या अपनी क्रियाओं को नियंत्रण में महसूस नहीं करते हैं, फिर भी ये वे स्थितियां हैं जहां हम अपने पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया कर रहे हैं। दोस्तों देखिए कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे आग की लपट को छूना हमारे या किसी जंतु के लिए खतरनाक होता है, लेकिन हम इसके प्रति कैसे अनुक्रिया करते हैं। देखिए जब हम जानते हैं कि किसी चीज से हमको चोट लगेगा या नुकसान होगा तो हम अब उससे अपना हाथ हटा लेते हैं और हम बहुत तेजी से मतलब इतनी तेजी से अपनी प्रक्रिया करते हैं कि हम खुद नहीं समझ पाते हैं। तो ये सारी क्रियाएं तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा तंत्रिका आवेग की जटिल क्रियाओं से जोड़ने के लिए होती हैं। दोस्तों कोई आश्चर्य नहीं है कि हमारे शरीर में सोचने वाले ऊतक जटिल रूप से व्यवस्थित न्यूरॉन के घने जाल से बने होते हैं। ये खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित है और शरीर के सभी हिस्सों से संकेत प्राप्त करते हैं और उन पर अनुक्रिया से पहले विचार करते हैं। निसंदेह ये संकेत प्राप्त करने के लिए खोपड़ी में मस्तिष्क का सोचने वाला भाग तंत्रिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से जुड़ा होना चाहिए और इसी तरह मस्तिष्क का यह भाग पेशियों को गति करने का आदेश देता है। तो तंत्रिकाएं इन संकेतों को शरीर के विभिन्न भागों को पहुंचाने का कार्य करती हैं। हम किसी गर्म वस्तु के छुएं, हमें ये सब करना पड़े तो इसमें काफी समय लगेगा कि हम जलन महसूस कर सकते हैं। दोस्तों शरीर की जो डिजाइन होती है इस समस्या का हल करती है। ऊष्मा के संवेदन के बारे में सोचने की अपेक्षा यदि जो तंत्रिकाएं ऊष्मा का पता लगाती हैं उन्हें उन तंत्रिकाओं से जोड़ा जाए जो पेशियों को गति कराती हैं तो संकेतों का पता लगाने का कार्य बहुत जल्दी पूरा हो जाता है। जैसे संबंधन को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। इस प्रकार के प्रतिवर्ती चाप को संबंधन आगत तंत्रिका और निर्गत तंत्रिका के मध्य कहाँ होना चाहिए। तो दोस्तों सबसे जो वो बिंदु होगा जहां पर पहले वे एक दूसरे से मिलते हैं। पूरे शरीर की तंत्रिकाएं मेरुरज्जु में मस्तिष्क को जाने वाले रास्ते में एक बंडल में मिलती हैं और प्रतिवर्ती चाप इसी मेरुरज्जु में बनते हैं। यद्यपि आगत सूचनाएं मस्तिष्क तक जाती हैं। अधिकतर जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप इसलिए विकसित हुआ है क्योंकि इनके मस्तिष्क के सोचने का प्रक्रम बहुत तेज नहीं है। वास्तव में अधिकांश जंतुओं में सोचने के लिए आवश्यक जटिल न्यूरॉन जाल या तो अल्प है या अनुपस्थित होता है। इसलिए ये स्पष्ट है कि वास्तविक विचार प्रक्रम की अनुपस्थिति में प्रतिवर्ती चाप का दक्ष कार्य प्रणाली के रूप में विकास हुआ है। जटिल न्यूरॉन जाल के अस्तित्व में आने के बाद भी प्रतिवर्ती चाप तुरंत अनुक्रिया के लिए एक अधिक दक्ष प्रणाली के रूप में कार्य करता है। यहाँ पर देखिए एक चित्र के माध्यम से ऊष्मा त्वचा में ग्राही है। यहाँ से जो संवेदी तंत्रिका कोशिका है प्रेरित तंत्रिका कोशिका का कार्य करती है। भुजा में जो पेशी है उसको
तुरंत ये आदेश देता है और मस्तिष्क के लिए ये संदेश देता है, ताकि हम जल्दी से अपना हाथ हटा लेते हैं और जलने से बच जाते हैं। अब आइए जानते हैं दोस्तों मानव मस्तिष्क के बारे में। तो मेरुरज्ज का कार्य केवल प्रतिवर्ती क्रिया है या कोई और? निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम सोचने विचारने वाले प्राणी हैं। मेरुरज्ज को तंत्रिकाओं की बनी होती है जो सोचने के लिए सूचनाएं प्रदान करती है। सोचने में अधिक जटिल क्रियाविधि और तांत्रिक संबंधन होता है। ये मस्तिष्क में संकेंद्रित होते हैं जो शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। मस्तिष्क और मेरुरज्ज केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। ये शरीर के सभी भागों से सूचनाएं प्राप्त करते हैं और इसका समाकलन करते हैं। दोस्तों, कई सारी जो क्रियाएं होती हैं वो हमारे मस्तिष्क के निर्णय पर निर्भर करता है। मस्तिष्क को पेशियों तक संदेश भेजना होता है और तंत्रिका तंत्र पेशियों में संचार भेजता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और शरीर के अन्य भागों में संचार को परिधीय तंत्रिका तंत्र सुगमता प्रदान करता है, जो मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाओं और मेरुरज्ज से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं का बना होता है। दोस्तों, इस तरह से क्या करता है, मस्तिष्क हमें सोचने की अनुमति देता है, सोचने पर आधारित क्रिया करने की अनुमति देता है, और जैसी संभावना होती है उस तरह की क्रियाएं मस्तिष्क द्वारा पूरी की जाती हैं। और मस्तिष्क के जो 3 मुख्य भाग होते हैं उसका नाम अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क होता है। तो आप जान लीजिए मस्तिष्क के 3 मुख्य भाग होते हैं। यहाँ पर मानव मस्तिष्क की संरचना दिखाई गई है। ये देखिए, ये अग्र मस्तिष्क है, ये प्रमस्तिष्क, कपाल या खोपड़ी, इसके अलावा ये हिस्सा मध्य मस्तिष्क कहलाता है, ये मेरुरज्ज है। तो यहाँ पर देखिए हाइपोथैलेमस जो होती है पीयूष ग्रंथि, ये पश्चिम मस्तिष्क वाले हिस्से में होती है। तो हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि जो है दोस्तों मध्य मस्तिष्क में स्थित होती है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क जो एरिया होता है वो आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीजें, मस्तिष्क का जो सोचने वाला भाग होता है वो अग्र मस्तिष्क होता है। इसके अलावा दोस्तों कोई चीज जब होती है तो उसको सोचने के लिए जो होता यह है कि अग्र मस्तिष्क में अलग अलग क्षेत्र में सुनने, सूंघने, देखने के लिए क्षेत्र विशिष्टीकृत होते हैं। और इसके अलावा प्रतिवर्त शब्द का दूसरा उपयोग भी देख सकते हैं, जैसे कि हमने चर्चा की थी कि जब हम ऐसे खाद्य पदार्थ को देखते हैं जिसे हम पसंद करते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। हृदय स्पंदन के बारे में भी न सोचें तब भी ये होगा। वास्तव में इसके बारे में सोचकर या चाहकर आसानी से हम इन क्रियाओं पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। हमें सांस लेने के लिए या भोजन पचाने के लिए सोचना या याद करना नहीं पड़ता है। इसलिए कुछ सामान्य प्रतिवर्ती क्रिया जैसे पुतली के आकार में परिवर्तन और कोई सोची क्रिया जैसे कुर्सी खिसकाना के मध्य एक और पेशी गति का सेट है जिस पर हमारे सोचने का कोई नियंत्रण नहीं होता है। दोस्तों, अनैच्छिक क्रियाओं से मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क से नियंत्रित होती हैं और ये सभी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं जैसे रक्तदाब, लार आना, उल्टी पश्चिम मस्तिष्क में स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होती हैं। इसके अलावा कुछ क्रियाएं जैसे एक सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाना, ये सारी चीजें पश्चिम मस्तिष्क में स्थित भाग अनुमस्तिष्क द्वारा संभव होती हैं जो ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि और शरीर की स्थिति में संतुलन के लिए उत्तरदायी होती हैं। आइए जानते हैं कि ये ऊतक जो होते हैं ये कैसे सुरक्षित या रक्षित होते हैं। मस्तिष्क की तरह कोमल अंग जो विविध क्रियाओं के लिए बहुत आवश्यक है, इसकी रक्षा बहुत जरूरी है और इसके लिए शरीर की अभिकल्पना इस प्रकार है कि मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स या ढांचे में सुरक्षित होता है। दोस्तों, बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है जो प्रघात अवशोषक उपलब्ध कराता है, यानी उस पे चोट का कम असर पड़े। यदि आप अपने हाथ को कमर के मध्य नीचे ले जाएं तो आप एक कठोर उभार वाली संरचना पाएंगे। ये कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी है जो मेरुरज्ज की रक्षा करती है। आइए जानते हैं कि तंत्रिका ऊतक कैसे क्रिया करता है। तंत्रिका ऊतक ये सूचना एकत्र करता है, इनको शरीर में भेजता है, सूचनाओं को संसाधित करता है यानी प्रोसेस्ड करता है, सूचनाओं के आधार पर निर्णय लेता है और पेशियों तक क्रिया के लिए निर्णय को संवाहित करता है। जब क्रिया या गति संपन्न होती है तो पेशी ऊतक
अंतिम कार्य करते हैं। जंतु पेशी कैसे गति करते हैं? तो जंतु पेशी के जो ऊतकों की गति है उसका जो काम होता है वो तंत्रिका तंत्र पर निर्भर होता है। पेशी कोशिकाएं अपनी आकृति बदल लेती हैं और पेशी कोशिकाओं में विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो उनकी आकृति और व्यवस्था दोनों को बदल देती है। कोशिका में यह तंत्रिका विद्युत आवेग की अनुक्रिया के फलस्वरूप होता है। जब ये घटना होती है तो इन प्रोटीन की नई व्यवस्थित पेशी की नई आकृति देती है। और दोस्तों ये पेशियां जो हैं अनैच्छिक पेशी और ऐच्छिक पेशी होती हैं जो कि हमारे सभी प्रकार के क्रियाकलापों में सहयोग देती हैं। जंतु पेशी के बाद आइए जानते हैं पादपों में समन्वय किस प्रकार से होता है। दोस्तों शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण और समन्वय के लिए जंतुओं में तंत्रिका तंत्र होता है और पादपों में क्या होता है? पादपों में न तो तंत्रिका तंत्र होता है न ही पेशियां होती हैं, इसलिए वे उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कैसे करते हैं आपको जानना जरूरी है। जब हम छुई मुई पौधे की पत्ती छूते हैं तो वो मुड़ना आरंभ करती हैं या सिकुड़ जाती हैं। जब एक बीज अंकुरित होता है तो जड़ें नीचे की ओर जाती हैं, तना ऊपर की ओर जाता है। दोस्तों छुई मुई की पत्तियां स्पर्श की अनुक्रिया से बहुत तेजी से गति करती हैं और इस गति से वृद्धि का कोई संबंध नहीं है। दूसरी ओर एक नया पौधा जब उगता है तो इसकी वृद्धि को किसी प्रकार रोक दिया जाए तो वह कोई गति प्रदर्शित नहीं करेगा। पादप जो हैं दो प्रकार की गतियां दर्शाते हैं, एक वृद्धि वाली और दूसरी वृद्धि से मुक्त होती है। आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए छुई मुई का पौधा है, पहले ऐसे इसकी पत्तियां खिली हुई हैं लेकिन छूने पर इसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया होती है दोस्तों, इसलिए छुई मुई की पत्तियां जो हैं बहुत तेजी से सिकुड़ जाती हैं। दोस्तों पौधों को किस बिंदु पर छुआ जाता है और पौधे के किस भाग में गति होती है? तो एक तरह से देखा जाए तो स्पर्श होने की सूचना जो है प्रसारित होनी चाहिए, संचारित होनी चाहिए और एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाने के लिए इसमें कोई विशिष्टीकृत ऊतक तो नहीं होते हैं, लेकिन अंत में जंतुओं की तरह ही गति करने के लिए कुछ कोशिकाओं की अपनी आकृति बदल लेनी चाहिए। और पादप कोशिकाओं में जंतु पेशी कोशिकाओं की तरह विशिष्टीकृत प्रोटीन तो नहीं होती है, फिर भी वे जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदलती हैं। तो फूलने और सिकुड़ने में उनका आकार बदलता है और इसमें जल की मात्रा में कमी या अधिकता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ पर देखिए आप इसको नोट कर लीजिएगा। पौधों की कोशिकाओं में कोई प्रोटीन विशेषीकृत प्रोटीन नहीं होती है, लेकिन वे जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदलती हैं। दोस्तों एक गति पौधों में वृद्धि के कारण होती है। मटर के पौधों की तरह कुछ पादप दूसरे पादप या बाड़ पर किसी सहारे की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं और ये प्रतान जो होते हैं स्पर्श के लिए संवेदनशील होते हैं। जब ये किसी आधार के संपर्क में आते हैं तो प्रतान का वह भाग जो वस्तु के संपर्क में है उतनी तीव्रता से वृद्धि नहीं करता जितना कि प्रतान का वह भाग जो वस्तु से दूर रहता है। इस प्रकार वो वस्तु को चारों ओर से जकड़ लेता है। दोस्तों पादप धीरे धीरे एक निश्चित दिशा में गति करके उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। यह वृद्धि एक दिशा युक्त गति होती है और ऐसा लगता है कि पादप गति कर रहा है। तो आइए एक उदाहरण की सहायता से इसको समझते हैं किस प्रकार से। देखिए यहाँ पर इस तरह से प्रकाश की दिशा में पादप की अनुक्रिया, जिधर से प्रकाश आता है पौधा उधर झुक जाता है और ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती यहाँ पे उसकी जड़ें देखिए किस तरह से गुरुत्वानुवर्तन दिखाता हुआ पादप का एक उदाहरण दिया गया है। दोस्तों पादप अन्य उद्दीपनों के लिए अनुक्रिया करके अनुवर्तन दिखाते हैं। एक पादप की जड़ सदैव नीचे की ओर वृद्धि करती है, उसका प्ररोह हमेशा ऊपर की ओर और पृथ्वी से दूर वृद्धि करता है। तो ये एक प्रकार से उसकी दिशा युक्त गति होती है। और बहुकोशिकीय जीवों के शरीर में सूचनाएं किस प्रकार से होती हैं, छुई मुई में स्पर्श की अनुक्रिया किस प्रकार से होती है, दिन और रात की अनुक्रिया में फूलों में गति बहुत मंद होती है और पादप की वृद्धि से संबंधित गतियां भी मंद होती हैं। जंतु शरीर में वृद्धि के लिए सावधानी पूर्वक नियंत्रित दिशाएं हैं। हमारी भुजा और अंगुलियां यादृच्छिक होकर एक निश्चित दिशा में वृद्धि करती हैं। नियंत्रित गति जो है मंद या तीव्र हो सकती है और यदि उद्दीपन के लिए तीव्र अनुक्रिया होती है तो सूचनाओं का स्थानांतरण भी बहुत तेजी से होना चाहिए। इसके लिए तीव्र वृद्धि से चलने के लिए संचरण का माध्यम होना चाहिए और विद्युत आवेग एक उत्तम साधन होता है। लेकिन विद्युत आवेग के उपयोग की कुछ सीमाएं हैं। वो केवल उन्हीं कोशिकाओं तक पहुंचेंगी जो
तंत्रिका ऊतक से जुड़ी होती हैं। जंतु शरीर की प्रत्येक कोशिका तक नहीं। दूसरे, एक बार में एक कोशिका में विद्युत आवेग जनित होता है और संचारित होता है, तो पुनः नया आवेग जनित करने के लिए, उसे संचरित करने के लिए कोशिका में फिर से अपनी कार्यविधि को सुचारू करने का समय लगता है। तो कुल मिलाकर हम कुछ ऐसी रासायनिक क्रिया करते हैं कि एक विद्युत आवेग जनित उत्पन्न करने के अलावा उद्दीपित कोशिकाएं एक रासायनिक यौगिक छोड़ना प्रारंभ कर दें, तो यौगिक आसपास की सभी कोशिकाओं में फैल जाएगा और एक प्रकार से कोशिकाओं के आसपास एक यौगिक को डिटेक्ट करने के साधन हो तो उनकी सतह पर विशेष अणुओं का उपयोग करके सूचनाओं का ज्ञान किया जा सकता है। ये प्रक्रिया बहुत धीमी होगी, लेकिन तंत्रिका संबंधन के बिना भी शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचेगा। इसे अपरिवर्ती और अस्थायी बनाया जा सकता है। दोस्तों, देखा जाए तो विभिन्न प्रकार के पादप हार्मोन वृद्धि और विकास तथा पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता भी देते हैं। इनके संश्लेषण का स्थान इनके क्रिया क्षेत्र से दूर होता है और साधारण विसरण द्वारा ये क्रिया क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं। एक उदाहरण लेते हैं कि जब कोई पौधा वृद्धि करता है तो प्रकाश को संसूचित करता है कि प्रकाश किधर से आ रहा है। एक हार्मोन जिसे ऑक्सिन हार्मोन कहते हैं, ये तने के अग्रभाग में संश्लेषित होता है और कोशिकाओं की लंबाई वृद्धि में सहायक होता है। तो याद रखिएगा, ऑक्सिन हार्मोन पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। जब पादप पर एक ओर से प्रकाश आता है तब ऑक्सिन विसरित होकर प्ररोह के छाया वाले भाग में आ जाता है और प्ररोह की प्रकाश से दूर वाली साइड में ऑक्सिन का सांद्रण कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीपित करता है। इसलिए पादप प्रकाश की ओर मुड़ता हुआ दिखाई देता है। दूसरा पादप हार्मोन एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका नाम जिब्रेलिन है, जो ऑक्सिन की तरह तने की वृद्धि में सहायक होता है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है और इसलिए यह उन क्षेत्रों में जहां कोशिका विभाजन तेज होता है, विशेष रूप से फलों और बीजों में अधिक सांद्रता में जिब्रेलिन हार्मोन पाया जाता है। पादप में वृद्धि के संदमन के लिए भी संकेतों की आवश्यकता होती है। एस्बेसिक अम्ल वृद्धि को रोकने वाले हार्मोन का उदाहरण है और पत्तियों का मुरझाना इसके अंदर शामिल होता है। तो 3 चीजें हमने देखा, एक है ऑक्सिन हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन और एस्बेसिक अम्ल। इन तीनों की क्या कार्यविधि है, इसको आप समझ लीजिएगा। दोस्तों, जंतुओं में हार्मोन की चर्चा कर लेते हैं। हार्मोन जो है रसायन है एक प्रकार से, और कि जो सूचनाओं के संचरण के साधन के लिए ये प्रयोग होते हैं। कुछ जंतु जैसे गिलहरी है, जब वह विषम परिस्थितियों में होती हैं तो अपने शरीर लड़ने के लिए या अग्रभाग में जाने के लिए तैयार रहती हैं। दोनों ही बहुत जटिल क्रियाएं हैं। इसे नियंत्रित तरीके से अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अनेक प्रकार के भिन्न ऊतकों का उपयोग होगा और उनकी एकीकृत क्रियाएं मिलकर ये कार्य करेंगी। लड़ना दौड़ना एकांतर क्रियाएं एक दूसरे से अलग हैं, इसलिए यहाँ एक स्थिति है जिसमें कुछ सामान्य तैयारियां शरीर में लाभप्रद बनाई जाती हैं। ये तैयारियां आदर्श रूप से निकट भविष्य में किसी भी क्रिया को सरल बना देती हैं। दोस्तों, यदि गिलहरी के शरीर में तंत्रिका कोशिका द्वारा केवल विद्युत आवेग पर आश्रित होता तो आगामी क्रिया को करने के लिए प्रशिक्षित ऊतकों का परिसर सीमित होगा। दूसरी ओर रासायनिक संकेत भी भेजा जाता तो ये शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचता और आवश्यक परिवर्तित परिसर बड़ा हो सकता था। अधिवृक्क ग्रंथि से दोस्तों एड्रेनल हार्मोन का स्रावण होता है। इसके द्वारा मनुष्य सहित अनेक जंतुओं में ये किया जाता है और एड्रेनलिन जो होता है वो सीधा रुधिर में या रक्त में स्रावित हो जाता है और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है। हृदय सहित यह लक्ष्य अंगों और विशिष्ट ऊतकों पर कार्य करता है। इसके द्वारा हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। हमारी पेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए पाचन तंत्र और त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है, क्योंकि इन अंगों की छोटी धमनियों के आसपास की पेशियां सिकुड़ जाती हैं। ये रुधिर की दिशा हमारे कंकाल पेशियों की ओर कर देता है। डायफ्राम और पसलियों की पेशी के संकुचन से श्वसन दर बढ़ जाती है। ये सभी अनुक्रियाएं जो होती हैं, ये मिलकर जंतु शरीर की स्थिति से निपटने के लिए तैयार करती हैं और ये जंतु हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों का भाग होता है, जो हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय का दूसरा मार्ग होता है।
यहाँ पर देखिए दोस्तों कौन कौन से यहाँ पर मानव की अंतःस्रावी ग्रंथियां नर और मादा में दिखाई गई हैं। नर में पहले देखते हैं, यहाँ पे पीनियल ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है और अवटु ग्रंथि है। इसके अलावा हाइपोथैलेमस मस्तिष्क में होता है, परावटु ग्रंथ है, थाइमस ग्रंथि, अग्नाशय है और वृषण तथा अधिवृक्क ग्रंथि होती है। महिलाओं में पीनियल, पीयूष और अवटि ग्रंथि है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, परावटु ग्रंथि है और यहाँ पर देखिए थाइमस ग्रंथि। ये महिलाओं और पुरुषों में बराबर होती है। अग्नाशय भी है महिला पुरुष में। इसके अलावा वृषण के स्थान पर महिलाओं में अंडाशय जो है उसकी उपस्थिति पाई जाती है। दोस्तों पादप में हार्मोन होते हैं जो एक दिशा की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं, लेकिन जंतु हार्मोन क्या करते हैं? दोस्तों जंतु हार्मोन जो है, जंतु शरीर में सावधानी पूर्वक नियंत्रित स्थानों पर वृद्धि होती है और ये हार्मोन के उचित या संतुलित जो है श्रवण पर निर्भर करता है। दोस्तों समन्वित वृद्धि में हार्मोन बहुत सहायक होते हैं। नमक के पैकेट पर हमने देखा है कि आयोडीन युक्त नमक या आयोडीन से संवर्धित, यानी ऐसा नमक जिसमें आयोडीन की मात्रा बड़ी होती है। हमें अपने आहार में आयोडीन युक्त नमक आवश्यक होता है क्योंकि अवटु ग्रंथि जो होती है वो थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन उसको आवश्यक होता है। थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय का हमारे शरीर में नियंत्रण करता है ताकि वृद्धि के लिए उत्कृष्ट संतुलन उपस्थित किया जा सके। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य तत्व होता है और हमारे आहार में यदि आयोडीन की कमी है तो हम ग्वाइटर या घेंघा रोग से ग्रसित हो सकते हैं। इस बीमारी का लक्षण एक फूली हुई गर्दन होता है और अवटु ग्रंथि की स्थिति से इसे आप समझ सकते हैं कि ये गर्दन पर स्थित होती है। दोस्तों कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत बौने होते हैं या कुछ लोग बहुत लंबे होते हैं, तो उसमें क्या होता है, पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन स्रावित होता है, वृद्धि हार्मोन। इसका नाम है वृद्धि हार्मोन। शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है और यदि बालपन में ही या बाल्यकाल में इस हार्मोन की कमी हो जाए तो बौनेपन का कारण बनता है। इसके अलावा परिवार के दोस्तों को, जिनको आप जानते हैं डॉक्टर ने अपने आहार में कम शर्करा लेने की सलाह देती है क्योंकि ये मधुमेह या डायबिटीज के रोगी होते हैं। उपचार रूप में वे इंसुलिन का इंजेक्शन भी लेते हैं। इंसुलिन एक हार्मोन होता है, इसका जो है श्रावण अग्नाशय में होता है। ये रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है और यदि इंसुलिन श्रावण डिस्टर्ब हो जाता है तो शरीर में रक्त में, रुधिर में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। दोस्तों शरीर में जो है हार्मोन का श्रावण बहुत अधिक संतुलित मात्रा में होना चाहिए, तभी हमारे शरीर की सभी क्रियाविधियां सुचारू रूप से संचालित हो सकती हैं। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से एक चार्ट बनाया गया है। वृद्धि हार्मोन जो है वो पीयूष ग्रंथि ये सभी अंगों में वृद्धि करता है। थायराइड ग्रंथि में जो है शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है। इंसुलिन हार्मोन रक्त में शर्करा का नियमन करता है। टेस्टोस्टेरॉन जो होता है ये वृषण से उत्पन्न होता है और अंडाशय में जो है जो होता है मादा लैंगिक अंगों का विकास और मासिक चक्र का नियमन करता है। एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है और इसके बारे में आप जानते हैं एड्रिनल क्या काम करता है। मोचक हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से हार्मोन के श्रावण को प्रेरित करता है। दोस्तों इसके अलावा हमने ये जाना कि ये जो हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय का काम है तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क और विभिन्न प्रकार के हार्मोन के द्वारा होता है। तो इस अध्याय में हमने क्या सीखा, आइए उसके बारे में जान लेते हैं। हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय का कार्य तंत्रिका तंत्र का है और हार्मोन का है। तंत्रिका तंत्र की अनुक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया, ऐच्छिक क्रिया या अनैच्छिक क्रिया में वर्गीकृत किया जाता है। संदेश संचारित करने के लिए तंत्रिका तंत्र विद्युत आवेग को प्रयुक्त करता है। तंत्रिका तंत्र हमारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा सूचना प्राप्त करता है और हमारी पेशियों द्वारा क्रिया करता है। रासायनिक समन्वय पादप और जंतु दोनों में देखा जाता है और हार्मोन जीव के एक भाग में उत्पन्न होते हैं, दूसरे भाग में इच्छित प्रभाव पाने के लिए गति करते हैं और हार्मोन की क्रिया को पुनर्भरण क्रियाविधि नियंत्रित करती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। एनसीईआरटी विज्ञान 10वीं कक्षा का अध्याय 7 नियंत्रण और समन्वय। अध्याय थोड़ा सा कठिन था, इसको आप आसानी से पढ़ते हुए समझ सकते हैं। कुछ इसमें तथ्य आए हैं, उनको हमने अलग से आपको कई बार दोहरवा दिया है ताकि आप उनको याद कर लें। वीडियो आपको कैसे लगा
हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।